एस्थमा एक काफ़ी कॉमन बीमारी है जो कि ज़्यादातर बच्चों से लेकर बड़े तक हर उम्र में देखी जाती है। इस मामले में कौन कौन से खाद्य पदार्थों को लेने से एस्थमा पेशेंट्स को नुकसान होता है, आज उस पर हम बात करेंगे। हमने ऑलरेडी एस्थमा के लिए खाद्य पदार्थ जिनसे फ़ायदा होता है, इनहेलर्स को कैसे यूज़ करना है और इमरजेंसी में क्या करना है, इस पर ऑलरेडी वीडियोज़ किए हैं। आज बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थों को इनको अवॉइड करना चाहिए और क्यों। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। कुछ सल्फाइड वाले कंपाउंड्स जिसमें सल्फाइड को प्रिजर्वेटिव्स की तरह से यूज़ किया जाता है, ये कंपाउंड्स लोगों के लिए, सेंसिटिव लोगों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स में, वाइन में, बियर में, कई बार कुछ मछलियाँ और श्रिम्प्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, और आलू जो प्रोसेस किया हुआ उसमें प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है सल्फाइड कंपाउंड्स। ये कुछ लोग को एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं और अस्थमा के अटैक्स को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको इससे एलर्जी है तो इसे अवॉइड करिए। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों में सोडियम ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा होता है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। इससे शरीर का पानी बढ़ सकता है और अस्थमा के अटैक्स बढ़ सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स या कैन फूड्स या सूप्स या कोई भी खाद्य पदार्थ में अगर नमक एक्स्ट्रा डाला गया है तो वो अच्छा नहीं है अस्थमा पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं वो अच्छे नहीं है। ट्रांस फैट बेसिकली फ्राइड फूड्स में, बेक प्रोडक्ट्स में या बेकरी की बनी हुई ज़्यादातर आइटम्स में काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। ये बेसिकली ऑयल को हाइड्रोजनेट करके बनाया जाता है, जैसे डालडा पहले आता था लगभग वैसे ही होता है। ये बेकरी वालों को या अलग अलग खाना बनाने वालों को, ठेले वालों को, इन लोग को सस्ता पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये बहुत हेल्दी नहीं माना जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में इसको ऑलरेडी बैन किया जा चुका है, अपने इस पर बैन नहीं किया गया, लेकिन ये हेल्दी तो नहीं है। इसी तरह से काफ़ी प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स भी हेल्दी नहीं है। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो है ये ज़्यादातर आपको इसमें अनहेल्दी फैट्स मिलते हैं, और ये तली गली चीज़ें जो है, समोसे, कचौरी है, चाट है, पानीपुरी, ये सारी चीज़ें जिसमें ऑयल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ है, बर्गर, पिज़्ज़ा वाली चीज़ें, ये सारी ऑयल से भरी हुई चीज़ें, ये ज़्यादातर आपके लिए अच्छी नहीं होती है। और ये खाद्य पदार्थों में ऑयल कंटेंट, चीज़ कंटेंट, बटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये अस्थमा पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है। इसी तरह से अगर दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, खासकर फुल फैट मिल्क को लेते हैं, तो ये अस्थमा वाले पेशेंट्स को अच्छा नहीं है, खासकर उन लोगों को जिनको इनसे सेंसिटिविटी है। हर व्यक्ति को दूध से सेंसिटिविटी नहीं होती है, इसलिए हर व्यक्ति को इसे अटैक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग को इसे एलर्जी होती है तो उनको इसे अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग को शेल फिश की एलर्जी होती है, जैसे श्रिम्प, क्रैब, लॉबस्टर्स और क्लैम्स की एलर्जी होती है। इनसे उनको एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हो सकता है, तो इस तरह के लोगों को इस शेल फिश को अवॉइड करना चाहिए। ये भी हर व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम करता है ऐसा नहीं है, पर जिनको इनसे एलर्जी है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से अंडों में कुछ एलर्जी करने वाले तत्व होते हैं, तो जिन लोगों को एग से एलर्जी है उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये हर व्यक्ति को हर चीज़ से एलर्जी होगा ऐसा जरूरी नहीं, पर अस्थमा जो है वो एलर्जी ट्रिगर्ड डिजीज़ है। तो यदि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है तो उससे आपको ढूंढना है और उसको अवॉइड करना है। यदि आप उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो एलर्जी बढ़ेगा, बार बार आपको तकलीफ आएगी, इनको आपको अवॉइड करना है। इसी तरह से हिस्टामिन जो फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे एज्ड चीज़, क्योर्ड मीट्स, कोई फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स है और कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, इसमें हिस्टामिन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कुछ लोग को इससे भी एलर्जी होती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। सोया से बने हुए प्रोडक्ट्स है, जैसे सोयाबीन है, टोफू है, टेम्पे है, सोया का मिल्क है, कुछ लोगों को सोया प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, उनके लिए खराब है। अगेन मैं वो कह रहा हूँ कि ये सारे फूड प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए बुरे नहीं, पर जिनको एलर्जी है उनके लिए बुरे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तीखा और मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तीखा और मसालेदार खाने में, बहुत ज़्यादा स्पाइस फूड में डालने से उनके स्मेल और ओडर से या उनके इंग्रेडिएंट से आपको नुकसान होता है और इसकी वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो ये सारे पेशेंट्स जो अस्थमा से पीड़ित है उनको बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स डाले गए और बहुत ज़्यादा उससे स्मेल अगर आ रही है तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ये भी ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और यदि किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर वाले फूड प्रोडक्ट्स जिससे स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल आती है उनको अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग को सिट्रस फ्रूट से प्रॉब्लम होती है, जैसे संतरा, मौसम्बी है, ग्रेप फ्रूट है, इनसे प्रॉब्लम होती है। उसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ लोग को अस्थमा वाले पेशेंट्स को जिनको एसिडिक चीज़ों से एलर्जिक ट्रिगर होती है, खासकर जिनको रिफ्लक्स इंड्यूस अस्थमा होता है, एसिडिटी की वजह से अस्थमा होता है, उन लोग के लिए नुकसानदायक है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से बनाना यानी केला ज़्यादातर लोग के लिए हेल्दी माना जाता है, पर कुछ लोग को इससे एलर्जी हो सकती है, सेंसिटिविटी हो सकती है, तो उनको बनाना को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग को टमाटर्स में मौजूद सैलिसाइलेट से एलर्जी हो सकती है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए यदि आपको पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी। फिर से ये कह रहा हूँ कि ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को खाने के बाद अस्थमा का अटैक आ जाता है और बार बार आपने देखा कि हर बार टमाटर खा रहे हैं या केला खा रहे हैं, सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं, फिर आपको अस्थमा आता है अटैक, तो इसका मतलब आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए आपको
पर्टिकुलर लिस्ट बनाने की ज़रूरत है उन खाद्य पदार्थों की जिनसे आपको अस्थमा आता है। हर व्यक्ति को सेम चीज़ से अटैक आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों से अटैक आ सकता है। जिस व्यक्ति को जो चीज़ से एलर्जी है, अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है, उनको उस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से प्रोसेस्ड मीट्स है, जैसे बेकन, सॉसेज, डेली मीट्स है, इनमें जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले जाते हैं वो भी अस्थमा पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं, खासकर सल्फाइड्स डाले जाते हैं वो अस्थमा के अटैक्स को बढ़ा सकते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। कुछ आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेटिव्स या सब्सटेंसेस जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट और आर्टिफिशियल कलर्स भी जब डाले जाते हैं तो ये भी अस्थमा पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है, तो इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, इनसे भी अस्थमा के अटैक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जो है, बहुत ज़्यादा शुगर वाले खाद्य पदार्थ हैं, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ हैं, आइसक्रीम, कैंडीज, चॉकलेट्स वगैरह है, या शुगर वाले पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा वाली ड्रिंक्स है, ये सारे ही अस्थमा पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है। बहुत ज़्यादा शुगर वाले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ को अवॉइड करना चाहिए, ये अस्थमा में नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से शराब को भी अवॉइड करना चाहिए, शराब भी अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसमें भी कई बार रेड वाइन और बियर में प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में सल्फाइड्स डाले जाते हैं जो कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, अस्थमा के अटैक को बढ़ा सकते हैं, इसलिए अगर आपको इनसे एलर्जी है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। कुछ कैफिनेटेड बेवरेजेस जैसे चाय, कॉफी ज़्यादातर लोगों के लिए वैसे तो सेफ होता है, लेकिन कुछ लोगों को कैफीन से प्रॉब्लम होती है, इससे किसी लोगों को छाती अकड़न या धड़कन बढ़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। कैफीन से किसी को अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन वाले डेरिवेटिव्स या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना जैसे मिर्च जिसमें ज़्यादा डाला गया हो, गरम या हॉट सॉसेस जिसमें डाले गए हो, बहुत ज़्यादा करी के जिसमें मसाले डाले गए हो, वो सारी चीज़ों से भी अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो जिन लोग को इससे एलर्जी है या मसालेदार खाना खाने से प्रॉब्लम होती है उनको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और जो चीज़ों में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह डाले गए, ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट के खानों में और प्रोसेस खानों में ज़्यादा डाला जाता है उनके स्वाद को बढ़ाने के लिए, पर ज़्यादातर अस्थमा वाले पेशेंट को जिनको प्रिजर्वेटिव से और एलर्जी करने वाले फ्लेवर से प्रॉब्लम है उनको बाहर खाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर खाने में कई बार कंट्रोल नहीं होता, क्या क्या चीज़ें वो लोग उसमें डाल देते हैं उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता, हमें पता भी नहीं होता क्या डाला गया है। तो इस तरह के पेशेंट्स को कई बार ये खाने के बाद हेल्थ बिगड़ सकती है, अस्थमा का अटैक आ सकता है, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। खासकर किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर चीज़ को खाने से अगर आपको पहले अटैक आया हो तो ज़रूर सावधानी रखें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो डेफिनेटली खा सकते हैं, पर अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी एक बार 2 बार हो चुकी है तो ज़्यादा सावधानी रखें। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए बुरे हैं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी वीडियोस किए जहाँ अस्थमा वाले पेशेंट के लिए क्या क्या खाद्य पदार्थ अच्छे हैं उस पर हमने बात करी। कौन कौन से पेशेंट्स को अस्थमा में क्या क्या करना चाहिए, इनहेलर को कैसे यूज़ करना है, इनहेलर को यूज़ करने के दौरान क्या मिस्टेक्स होते हैं, इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियोस किए, इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, और अगर पॉसिबल है और आपके कोई नोन अस्थमा पेशेंट्स है तो उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड करें।